हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दसवीं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, जब न्यूज़पेपर खोलो, जब कोई भी मीडिया देखो, सोशल मीडिया देखो, कहीं से भी देखो, तो हमें एक ही चीज दिखाई दे रही है चारों तरफ, जहां मर्जी आंखें घुमा लो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने अरेस्ट किया, ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली, किसी को बेल नहीं हो रही एंड ऑल दैट स्टफ। इतना ज्यादा तो किसी एजेंसी या किसी लॉ का फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बातचीत ही नहीं होती थी। तो अगर किसी ने किसी पर्सन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया तो ऑलमोस्ट एज अ क्रिमिनल लॉयर मैं तुम्हें बता सकता हूं, ऑलमोस्ट गेम ओवर है। इट इज कंप्लीटली तो नहीं है, ऑलमोस्ट तो गेम ओवर हो गया। तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। सो आज का वीडियो मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूं, एज कंसर्न इंडियन सिटीजंस एज वेल एज द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट मेक्स ईडी सो पावरफुल। ईडी एक एजेंसी है ना, ईडी एक बॉडी है ना, इट इज अ बॉडी, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इतनी पावरफुल क्यों है कि वी आर सो टॉकिंग सो मच अबाउट ईडी चारों तरफ? क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि तुम्हें समझ में आए कि इनको सिर्फ गप्पों में नहीं सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट दिस लीगली, कानून की निगाहों से समझो कि, और ये अभी आज के ही न्यूज है, दिस कोड वोंट ले डाउन डिफरेंट कैटेगरीज और लॉज, वन फॉर द कॉमन सिटीजन, वन अदर फॉर ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द चीफ मिनिस्टर। सो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी के हुए जो उनको अरेस्ट किया गया था उसको चैलेंज किया था दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है दैट ईडी इज वेल विद इन दिट्स राइट्स टू कंटिन्यू विद दिस अरेस्ट। अब क्या होगा केस में, क्या नहीं होगा, दैट इज नॉट हमारा बिजनेस। हमारा बिजनेस यहां पर यह है टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ईडी इतना पावरफुल क्यों है। सो इस वीडियो को देश के कोने कोने में बताओ कि इस ईडी की पावर कहां से आती है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द पुलिस। यू शुड नो दिस इन एंड आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आखिरी मोमेंट तक देखते रहना। लेट्स वॉच दिस वीडियो। सो इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, फॉर दोस अमंग्स यू डू नॉट नो मी, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी पे मुझे मेरे कोड सेड लाइफ के नाम से जाना जाता है। SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है। ये मेरा एक यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग है, और इस यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग की वजह से आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू टीच मिलियंस ऑफ मिनट्स, 300 million watch minutes, more than 266,000 followers, and thousands of dedications. Polity, governance, international relation, and PSI are optional are the subjects that I teach on Unacademy. मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा। और जो लोग टेलीग्राम से मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस कोड को स्कैन कर लो, या फिर इस लिंक पे चले जाओ, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। आज का वीडियो हम पढ़ रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत वर्क करता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वर्क करता है। जब आप पुलिस की बात करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वर्क करता है। और अगर तुम कोई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, दिस बिकम्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल ट्रैप क्वेश्चन। बहुत सारे लोग गलतफहमी में आ जाते हैं। प्लीज रिमेंबर इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इस बात की सिचुएशन समझो कि सर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन रोल क्या है। दो मेन रोल है, एक मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई जुर्म हो जो कि किसी और एजेंसी के पास ना जाकर वो फर्स्ट एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, वर्ड ही बड़ा खूबसूरत है, और अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मजाक है, बट ये मजाक नहीं है। लॉन्डरिंग वर्क का मतलब होता है, वर्ड लॉन्डरिंग इंग्लिश में एक्चुअली इसका मतलब होता है साफ करना और सफाई करना, मतलब कपड़े धोना, जो धोना, सफाई करना। तो क्या सफाई हो रहा है यहां पर? मनी साफ हो रहा है। मनी कैसे साफ हो रहा है? ब्लैक मनी यानी कि अवैध धन को वैध धन बना के, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी साफ किया जा रहा है। ऑलराइट, या फिर उसको अगर सही मायनों में टेक्निकल पॉइंट्स में बोला जाए तो अनअकाउंटेड मनी को मेन स्ट्रीम ऑफ मनी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू दिखा देना, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। देयर आर 1000 डिफरेंट मेथड्स जिससे बहुत सारे क्रिमिनल्स वर्ल्ड के दुनिया में चारों तरफ ये मनी लॉन्ड्रिंग काम करते रहते हैं। और ये जो अवैध मनी होता है
जो ब्लैक मनी होता है, जो इलीगल मनी होता है, जो अनअकाउंटेड मनी होता है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं होता, ये मनी बहुत डेंजरस होता है। इनफैक्ट बहुत सारी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम है, ये प्रैक्टिकली फाइनेंशियल टेररिज्म है। ये एक देश को उतनी बड़ी चोट दे सकता है जितना कि ये गोली बारूद के साथ टेररिस्ट दे सकते हैं। सो इट इज टेकन एज अ वेरी हीनस ऑफेंस, इट इज अ स्कर्ज फॉर एनी कंट्री। इतना सीरियस ऑफेंस है तो सर उसके लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी बनाई गई, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी बनाई गई जिसको बोला गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उसी के साथ साथ और भी काम किया जा सकता है, जैसे वही फॉरेन एक्सचेंज का कोई क्राइम कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, पैसे इधर उधर कर रहे हैं इन द नेम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा के फॉर्म में, उसका काम भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से अगर तुम्हें पता हो तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स करना, एटसेट्रा मत लिखा जाना। मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड क्राइम्स, दैट्स इट, फिनिश ऑफ, फिनितो, और कोई बात नहीं करनी। नाउ जब हम मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं ना, तो दो लॉज को याद रखना। एक है क्रिमिनल लॉ जिसमें जेल हो सकती है, एक है सिविल लॉ जिसमें जेल नहीं होती, फाइन होता है। क्रिमिनल लॉ जो कि बड़ा फेमस लॉ है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस वीडियो बना रहे हैं, उस लॉ को बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में बनाया गया और इस लॉ का स्पेशलाइज काम है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। और अगर तुमने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, तुमने ये अवैध मनी को वैध पकड़ लिया और तुमने उससे रिलेटेड जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी पैसे बनाए, प्रॉपर्टीज बनाई, उसको कन्फिस्केट कर सकती है, उसको अटैच कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऑब्वियसली तुमको जेल में तो डाल ही सकती है। सो ये काम के बेसिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, एक और बार रिपीट कर लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया दो स्पेशलाइज तरह के क्राइम से रिलेटेड, एक मनी लॉन्ड्रिंग है और दूसरा इज फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड क्राइम्स। दो लॉस भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करता है। एक है ये जो क्रिमिनल लॉ जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि आज की मूवी का हीरो है, जिसके बारे में अभी हम विचार करेंगे। और एक सिविल लॉ भी है विच इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि एक सिविल लॉ है। एक्चुअली एक और लॉ है विच वाज ब्रॉट इन 2018, जिसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट बोला जाता है। फ्यूजिटिव वो होते हैं जो यहां पर क्राइम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो उनको पकड़ के वापस लाना, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये हो गया जी बैकग्राउंड, ये हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बैकग्राउंड, प्रवर्तन निदेशालय का बैकग्राउंड। लेकिन सवाल तो वहीं के वहीं है। सवाल ये है कि साहब ये इतना खतरनाक क्या है यार? पुलिस भी तो बड़ी खतरनाक होती है, पुलिस के पास भी तो लॉ होता है, आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, अभी थोड़े टाइम में बीएनएस आ जाएगा, तो पुलिस भी तो वर्क कर सकती है, सीबीआई भी है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से इतना डर क्यों? या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट व्हाई इज इट सो मच इन न्यूज? क्या है इनके पास? इनके पास ये लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को ईडी यूज करता है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, अभी वीडियो में मैं कंटिन्यूअसली पीएमएलए बोलूंगा, पूरा नाम नहीं बोलूंगा। पीएमएलए जो लॉ है ये एक स्पेशलाइज लॉ है, और जब स्पेशलाइज लॉ बनाया जाता है तो इसलिए होता है क्योंकि कोई स्पेशलाइज पर्पस हो। मनी लॉन्ड्रिंग से हमारा देश बड़ा ग्रस्त था, तो ये लॉ बनाया गया 2002 में, और बड़ा ही धांसू लॉ है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट लॉ है। और वो कितना स्ट्रिक्ट है और वो इतना पावरफुल क्यों है, इसको आज हम वीडियो में पढ़ेंगे और अगले कुछ मिनटों में समझ जाएंगे। फिर तुम्हें कभी भी न्यूज दिखाई देगी, कभी भी तुम पढ़ोगे और कोई भी तुम्हारे साथ बहस करेगा, तुम बहुत ही सॉलिड आंसर दे देना। तो आज का वीडियो का एक्चुअली टॉपिक है कि हाउ इज ईडी और पीएमएलए सो पावरफुल, या फिर व्हाई इज ईडी और पीएमएलए सो पावरफुल। ईडी और पीएमएलए, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पीएमएलए वो लॉ, इतना शक्तिशाली कैसे और क्यों है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो कंपेयर करने के लिए मैं एक नॉर्मल लॉ ले लेता हूं, जो नॉर्मल लॉ चल रहा है। तो नॉर्मल क्रिमिनल लॉस जो चल रहे उनको एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पर पीएमएलए रखते हैं, तभी पता चलेगा कि इतनी बहस क्यों हो रही है। सो हम लोग कंपेयर करेंगे ऑन द वन हैंड पुलिस, एक साइड पे पुलिस रख लेते हैं, दूसरी साइड पे ईडी, या फिर उसके यूजुअल क्रिमिनल लॉ और पीएमएलए। तो जो साधारण तौर पे हम लोग क्रिमिनल लॉ यूज करते हैं उसको कंपेयर कर लेंगे पीएमएलए से, अपने आप कंपेयर हो जाएगा पुलिस और ईडी की पावर। एक एजेंसी उतनी पावरफुल होती है जितना कि वो लॉ यूज करती है, करेक्ट? सो एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले चलते हैं यूजुअल क्रिमिनल लॉ की तरफ। तो यूजुअल क्रिमिनल लॉ, आमतौर पे तुम मर्डर करो, जो मर्जी करना है तो तुम करोगे, तो जो लॉ बनेगा
उसको उसमें एक मैक्सिम होता है, उस मैक्सिम को बोलते हैं यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इसको बोला जाता है यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बड़ा ही क्लियर शब्दों में यह लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने का मतलब यह नहीं होता कि तुम दोषी हो गए। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने का मतलब होता है अभी तुम केवल आरोपी हो, अभी तक तुम्हें गिल्टी नहीं बोला जाएगा, तुमको यह नहीं बोला जाएगा कि तुम दोषी हो, जब तक कि तुम्हारे खिलाफ केस या जो कंप्लेंट है या जो चार्ज है वो सिद्ध होगा, प्रूव होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी कि जब तक वो अपराध एक बियॉन्ड पॉइंट, एक लेवल रख दिया गया है कि यार थोड़ा बहुत प्लस माइनस ठीक है, लेकिन एक आम कोर्ट, एक आम अदालत ये सोचती है हां यार इसी ने किया होगा ये क्राइम, राइट। तो गवाहों के बयानात और सबूतों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कातिल यही है, मुजरिम यही है, तो जो आरोपी है उसी ने किया है, तब तक यू आर इनोसेंट। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक तुम निर्दोष हो, ये मैक्सिम है। तो हमारे पास रूल्स ये है कि जब चाहे तो कितने सारे जो दोषी है वो भाग जाए, लेकिन एक भी निर्दोष जो होता है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्सिम, ये हमारे लॉ में फॉलोड होता है। तो इसका अगर आई रीड फ्रॉम दिस एंटायर थिंग, तो इसका रीडिंग ये होगा कि मेरे खिलाफ अगर मैं एक अक्यूज को बोल दूं कि अक्यूज तेरे खिलाफ यह चार्ज लगा है कि तूने मर्डर किया है, तो मैं अक्यूज को बोलूंगा, जो आरोपी है मैं उसको बोलूंगा तू चुप रह, एक वर्ड मत बोल, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने ऊपर हुए इल्जाम को डिस्प्रूव नहीं करना, सामने यानी कि स्टेट को, यानी कि पुलिस को जिसने तुम पर इल्जाम लगाया उसका काम है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुम चुप रहो, पूरे केस में चुप रहो। तुम झूठ भी बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो मुझे नहीं याद है, चाहे याद हो या याद न हो, बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारा नहीं है, सबूत का दायित्व तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम है अपने आप को चुपचाप वहां पे खड़े रखना। मेन काम है सारा बोझ, सारा वजन उठाएगा स्टेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, यू हैव द राइट टू साइलेंस, यू हैव ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, तुम्हें राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, तुम आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट का है, जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है, जिम्मेदारी किसकी है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। साहब तुम प्रूव करो द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अगर मैं तुम्हारा वकील हूं तो मेरा काम है सिर्फ टू पंच द होल्स इन द स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो स्टेट की स्टोरी है उसमें गलतियां निकालना मेरा काम है। तो वो कोशिश करते रहेंगे केस प्रूव करने के तुम्हारे खिलाफ, मैं बोलूंगा नो नो माय लॉर्ड ये गलत है, ये देखो ये ठीक से नहीं हुआ, ये गलत बात बोल रहे हैं, ये गवाह झूठ बोल रहा है एटसेट्रा। मेरा काम सिर्फ उनकी गलतियां टोक करके निकाल देना है, बाकी सारा काम स्टेट का है। सारा खेल यहां पलट जाता है, सारा खेल इसलिए पलट जाता है क्योंकि पीएमएलए में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। व्हाट? यस, पीएमएलए में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। स्टेट को यह नहीं साबित करना है, स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड यू और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगेंस्ट यू। तुम्हारा काम है, इट इज द बर्डन ऑन द अक्यूज टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। कैन यू बिलीव कि यह बर्डन बहुत बड़ा है। इससे पहले जब मैं तुम्हारे लिए वकील बना था, मुझे सामने वाले की स्टोरी में सिर्फ थोड़ी सी गलतियां निकालनी थी और मैं तुम्हें बचा लेता। लेकिन अगर मैं पीएमएलए केस में, तुम्हारे ईडी वाले केस में तुम्हारा वकील बनूंगा तो सारी जर्नी मुझे उठानी पड़ेगी। आई हैव टू डू ऑल द हेवी लिफ्टिंग, मेकिंग श्योर दैट आई प्रूव योर इनोसेंस। आई होप तुम इन दोनों स्टोरीज को समझ जाओगे और इन दोनों की ग्रेविटी समझोगे। You will have to go that damn extra mile to be able to prove कि मैं इनोसेंट हूं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। एक तरह से अगर तुम इसको एग्जाम की भाषा में समझो तो मुझे 100 में से 90 लेकर आने हैं पीएमएलए में,
जबकि मेरे 100 में से 10 में काम चल जाता यूजुअल क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 गलतियां निकालनी है सामने वाले की। इन यूजुअल क्रिमिनल लॉ मेरा काम हो गया। यहां पर मुझे 100 में से 90 लाने हैं कम से कम, शायद रीजनेबल डाउट, ओके, तब मैं शायद साबित कर पाऊं कि मेरा क्लाइंट और मेरा अक्यूज इनोसेंट है। वेरी 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 डिफिकल्ट। इसको कहते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। यह पीएमएलए की सबसे मेजर ताकत है। एक और ताकत, आमतौर पे हम लोग आर्टिकल 21 की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। हम लोग लाइफ एंड लिबर्टी को बिल्कुल सर माथे पे रखते हैं कि ये ही हमारा होना चाहिए। लिबर्टी जितनी जल्दी हो सके रिस्टोर हो जाए, उसको जितनी जल्दी, हिंदी में जैसे बोलते हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से उसको बेयर मिनिमम लिबर्टी के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, अब अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में कर लिया जाए, तो कोर्ट का एक, ऐसे जस्टिस वी आर कृष्णा की लाइन थी, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, कि यार मौका मिले ना तो जितनी जल्दी हो जाए उसको जमानत मिल जाए। तो तुम बार बार आजकल न्यूज में देख रहे हो, सब लोग जो भी ईडी के इस पीएमएलए की वजह से अरेस्ट हुए, वो बेल जमानत ट्राई करते रहते। तो आम यूजुअल क्रिमिनल लॉ, देखो मैंने यहां पे यूजुअल क्रिमिनल लॉ लिखा है, यूजुअल क्रिमिनल लॉ में बेल के चांसेस होते हैं, काफी अच्छे चांसेस होते हैं, 50-50 समझ लो अभी के लिए, कि कोर्ट बोलेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ सीवियरली तुम्हारे अगेंस्ट है, कि तुम विटनेसेस को टैंपर इन्फ्लुएंस करोगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ी करोगे, या फिर तुम फ्लाइट रिस्क है, तुम्हारा इरादा है कि तुम भाग जाओ, तब तक अगर ये 3-4 चीजें मैं सेटिस्फाई कर दूं तो मेरे क्लाइंट को पक्का बेल होने के चांसेस है, बहुत हाई ब्राइट चांसेस है। लेकिन पीएमएलए एक नेगेटिव प्रोविजन है। व्हाट? यस, ये एक नेगेटिव प्रोविजन है। नेगेटिव प्रोविजन होने की वजह से बेल, जमानत होने के चांसेस वेरी डिफिकल्ट है। सर नेगेटिव मतलब क्या हुआ? नेगेटिव मतलब जो अक्यूज्ड है उसको, जो आरोपी है या जो अरेस्ट हो गया है, उसको कोर्ट में जाकर यह साबित करना पड़ेगा कि प्रीमा फेसाए एज एन ऑन द फर्स्ट लुक ये केस मेरे खिलाफ बनता ही नहीं है। नाउ डू यू रियलाइज कि इतनी बड़ी सारे कागजों के बीच में, इतने सारे इल्जामों के बीच में कोर्ट को यह साबित कर देना, वो भी थोड़े टाइम में, अभी तो ट्रायल चल भी रहा है, अभी तो केस चल रहा है, अभी तो गवाह आने बाकी है, सबूत आने बाकी है, और वो आरोपी का वकील ये कैसे साबित कर पाए, या फिर वो कितना डिफिकल्ट होगा कि नहीं जी देयर इज नो केस मेड आउट अगेंस्ट मी। तो अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जो आज पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी, उन्होंने ईडी के अरेस्ट को चैलेंज किया था कि जो मेरे खिलाफ तो केस ही नहीं बन रहा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्वियसली हैज डिसाइडेड अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल। लेकिन सिचुएशन यहां पर जो है, अगर ये ना हो तो प्रैक्टिकली इट इज इंपॉसिबल फॉर बेल टू बी ग्रांटेड टू यू, तुम्हें बेल ही नहीं होगी। दूसरा तरीका भी हो सकता है जो बड़ा रेयर होता है, जो इस मामले में अभी अभी एक और मंत्री थे जो दिल्ली के, उनको बेल हो गई, उसमें कभी कभी ईडी मान जाता है, प्रवर्तन निदेशालय खुद ही मान जाता है कि नो वी डोंट हैव अ केस अगेंस्ट हिम, हेंस हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे तो कोर्ट बेल दे दे। तो अभी अगर किसी को कोई डाउट होगा कि सर इतना आसान, अभी तो मिल गया, एक को बेल मिल गई है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग संजय सिंह को बेल मिल गई, तो वो बेल मिल गई, क्यों मिल गई? क्योंकि ईडी ने बोला कि हमारे पास उतना वो नहीं है, वी डोंट वांट टू परस्यू द केस, इसलिए इनको बेल दे दो। अब तुम दो ही बात है, तो डू यू रियलाइज ये जो संजय सिंह को बेल मिल गई है बड़ा रेयरिटी है, बिकॉज दूसरी साइड पर अगर ईडी अपने दे मेक दे हैव फुट इन द डोर एंड दे से नथिंग डूइंग, वी हैव अ केस अगेंस्ट यू, तो एक्यूज के ऊपर एक बड़ी मेजर हेडेक है। हाउ डू यू प्रूव कि प्रीमा फेसा मेरे पास केस ही नहीं बनता मेरे खिलाफ? वेरी डिफिकल्ट। हेंस practically your chances of getting bail are very very low, बहुत बुरा हाल है। So very difficult to get bail and that makes it very very difficult provision of law। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया कि पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे खिलाफ है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। दूसरा, तुम्हें बेल नहीं मिलने वाली बड़े आसानी से, तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत घबराहट होने लग जाएगी। तीसरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आमतौर पर जब तुम पुलिस ने तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दिया,
तुम्हारे ऊपर कोई कंप्लेंट है तो पुलिस तुम्हारे बयान लेने आता है। 162 162 सीआरपीसी में, 161 सीआरपीसी में हम लोग पुलिस के आगे स्टेटमेंट देते हैं। तो 161 सीआरपीसी, ये जितने भी स्टेटमेंट्स तुम पुलिस को देते हो ना, चाहे गवाह दे रहा है चाहे तुम दे रहे हो, ये जितनी स्टेटमेंट्स होती है ना, ये एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होती। व्हाट, इसको डायरेक्ट सबूत नहीं माना जाता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पुलिस के सामने दी हुई स्टेटमेंट, राइट, उसको एविडेंस नहीं माना जाता, उसको सबूत नहीं माना जाता। इनफैक्ट अगर हम लॉ को एक्चुअली फॉलो करें तो उसको साइन भी नहीं करना होता जो स्टेटमेंट दे रहा होता है। आइदर वेज उतनी टेक्निकलिटी में ना भी जाओ, बट इट इज नॉट टेकन एज एविडेंस जब तक तुम वॉलंटरीली वही बात जो तुमने पुलिस को बोली है कोर्ट में रिपीट नहीं करते हो, तब तक तुम उसको एविडेंस नहीं मान सकते। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मान सकते, बट ये से वो टेक्निकल बात है, मैं तुम्हें ये जनरली बात बता रहा हूं। तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों होता है। अब थोड़ी देर के लिए जस्ट फिगर आउट, जस्ट पिक्चर अ सीन जिसमें एक अक्यूज है जिसको पुलिस उठा के लेकर चली गई। अब जब पुलिस के पास वो 24 घंटे के लिए भी पड़ा हुआ है, ओके, तो डू यू रियलाइज कि उसके पास फोर्स लग सकता है, थ्रेट लग सकता है, कोर्शन लग सकता है, उसके बाद दबाव आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बात बोली कि ना, जब तक हमको ये गारंटी ना हो कि जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है ये बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के बोल रहा है, जो कि केवल कोर्ट के अंदर मुमकिन है, तब तक इसको सबूत नहीं माना जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई यूजुअल क्रिमिनल लॉ में तो ये चलता है। लेकिन स्टेटमेंट्स मेड टू ईडी, जब तुम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर जब उसने अरेस्ट किया या फिर उसकी प्रेजेंस में तुमने स्टेटमेंट दी, इट इज एडमिसिबल एज एविडेंस। मेरी बात समझो, पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट इज नॉट टेकन अंडर यूजुअल क्रिमिनल लॉ। यूजुअल क्रिमिनल लॉ में, आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में या आने वाले भारतीय न्याय संहिता में नहीं एडमिसिबल होगा एज एविडेंस। यहां पर इसको एज एविडेंस एडमिसिबल है। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको रीड किया है कि जो ईडी का ऑफिसर तुम्हें अरेस्ट करता है वो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग पुलिस होता ही नहीं है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक ऑफिसर है। लॉ के अनुसार उसको आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पुलिस बोल ही नहीं सकते, और बिकॉज वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पुलिस ही नहीं है तो उसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है ही नहीं। सो उसके सामने जो तुमने स्टेटमेंट दे दी ये अलाउड होती है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ऐसे काफी सारे स्पेशल लॉज है जिनके अंदर ये स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होती है पुलिस के आगे भी, बट वो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। सो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 या उससे पहले मकोका, टाडा, पोटा, स्पेशल लॉज में ये सब अलाउड होता है। ये तीन चीजें हो गई हमारे पास। एक, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, तुम्हें अपनी जो दोष रहित होने का, निर्दोष होने का सिद्ध करना तुम्हारी हेडेक है। नंबर 2, बेल, जमानत मिलने के चांसेस बहुत कम है। नंबर 3 इज दिस कि तुम लोग किसी भी हाल में जो भी स्टेटमेंट बोलोगे ईडी को वो अलाउड है। थोड़े बहुत और भी है। जब तुम्हें नॉर्मली पुलिस अरेस्ट करती है तो एफआईआर की, जिससे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, उसकी कॉपी देनी कंपलसरी होती है। वो तुम्हें कॉपी देंगे तभी तुम ग्राउंड ऑफ तुम्हारा क्यों अरेस्ट किया गया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तुमको पता चलता पड़ता है। लेकिन यहां पर एफआईआर की कॉपी देनी कंपलसरी नहीं होती। व्हाट? यस। तो ईडी तुमको अरेस्ट करेगी और एफआईआर की कॉपी नहीं देगी। इनफैक्ट मजेदार बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इसको ऑब्जर्व किया है कि ये लोग जो फाइल करते हैं वो एफआईआर कहलाता ही नहीं है। उसको एफआईआर नहीं बोलते, उसको ईसीआईआर बोलते हैं, द एनफोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो वो जो सिचुएशन है ना, ये डायरेक्टली टेक्निकली स्पीकिंग पुलिस है, ना ये टेक्निकली ये एफआईआर दर्ज कर रहे तुम्हारे खिलाफ, ये ईसीआईआर दर्ज कर रहे। यार ये एक और प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, तुम इसको नाम से जो मर्जी बोलो, तुम्हारे लिए तो मुसीबत शुरू हो ही गई है। ऑल्सो जो सबसे खतरनाक पावर ईडी को मिले, सो आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। और जो सबसे खतरनाक पावर ये है, देखो बहुत सारे हमारे देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते थे, जो पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते थे, वो किस बेसिस पर ये केस कर जाते थे या ये जुर्म कर जाते थे? वो इस बेसिस पे कर जाते थे कि जी उन्होंने तो कई सौ करोड़ रुपए के घपले किए हुए। अब वो जो कई सौ करोड़ के घपले है उसी को यूज करके वो इस केस को एड इन्फिनिटम खींचे चले जाएंगे।
उनका वो बोलेंगे यार वर्स्ट केस में क्या होगा, केस चल जाएगा, वर्स्ट केस में 2 4 5 साल 10 साल जेल हो आएंगे। अभी तो 100 200 500 1000 करोड़ तो हमने जमा कर लिए ना। यहीं पर चोट की है ईडी ने, और यहीं पर चोट की है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने। वो ऑक्सीजन के पाइप ही तोड़ दिया है। मतलब अगर ईडी को यह लगता है कि कोई उस अक्यूज के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, जेवर है, बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टीज है, जमीन जायदाद जो भी है, और ईडी को यह लगता है दैट इट हैज अ रीजन टू बिलीव कि ये गलत रास्ते से आया है, ये फॉरेन एक्सचेंज या फिर मनी लॉन्ड्रिंग या जो मर्जी तरीके से कुछ तो गड़बड़ करके आया हुआ है, विच फॉल्स अंडर पीएमएलए, तो ईडी के पास चांस है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर का। प्रोविजनल, टेम्पररी अटैचमेंट, कुर्की करना, जब्त करना, सील कर देना। तो वो तुम्हारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं, वो तुम्हारे प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि तुम्हारा वो ऑक्सीजन का पाइप ही टूट जाए। जब सांस ही नहीं लोगे तो लड़ोगे क्या? और ये प्रोविजनल ऑर्डर 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए, टेम्पररी बट 6 महीने के लिए, तो सिर्फ ईडी के ऑर्डर पे चल जाएगा। मतलब कोर्ट से भी नहीं पूछना पड़ेगा। वो बात अलग है कि अगर कोर्ट बाद में सेटिस्फाई हो गया तो ये परमानेंटली भी या 6 महीने के बाद भी अटैच रह सकता है, लेकिन तब तक तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं। तो अब तुम्हारी सिचुएशन देखो, तो थोड़ी देख ले, जस्ट पिक्चराइज एन अक्यूज पर्सन। एफआईआर होगी नहीं, और एफआईआर हो भी गई तो उसको एफआईआर नहीं बोलते, उसको ईसीआईआर बोलते। बिना कॉपी के उसके साथ पहले तो उसको अरेस्ट कर लिया, फिर अरेस्ट करने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दी ये एडमिसिबल इन एविडेंस है। वेरी गुड। तीसरा, जो इनोसेंस का मैक्सिम था, एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो खत्म हो गया। अब सारा रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है, तुम साबित करो जी तुम निर्दोष हो। ये हो गया 3। उसके बाद प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है जी, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है नहीं, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज अब, तुम्हारे सारे अकाउंट्स बंद, सब कुछ, कहानी खत्म। और ना सिर्फ तुम्हारे, अगर तुम्हारे से रिलेटेड कोई माता पिता, वाइफ, बच्चों, किसी के नाम पे तुमने ऐसा करके उल्टा सीधा कोई जुगाड़ किया, वो भी गया, दैट इज ऑल्सो गॉन। 180 दिन के लिए तो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद तुम्हें बेल नहीं मिलनी, राइट? बेल को मिलना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब तुम जानते हो, अब समझ में आया कि ईडी से इतना डर क्यों लगता है। ईडी से इसलिए डर लगता है बिकॉज ईडी हैज गॉट अ वेरी वेरी पावरफुल लॉ विद इटसेल्फ। और मजेदार बात है, अगर तुम्हें को किसी को ऐसा लग रहा होगा, विच शुड नहीं, बट फिर भी कभी कभी लग जाता है, अगर किसी को यह लग रहा होगा कि ये इलीगल है या ऐसा कुछ है, तो सॉरी, इसको चैलेंज किया गया है। ओके, इट हैज बीन चैलेंज इन द पास्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड दिस, इट हैज पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये स्ट्रिंजेंट है, ये स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इट इज नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 21। ये एक स्पेशलाइज पर्पस के लिए बना हुआ लॉ है। इट इज एब्सोल्युटली लीगल एंड वैलिड। तो अरेस्ट कैसे करते हैं, सीजर कैसे करते हैं, जब्त कैसे करते हैं, रेड कैसे करते हैं, all the things which have been provided under Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 has been found to be legal and valid. This इतने से टाइम पीरियड में मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है रिलेशनशिप टू पीएमएलए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। और अगर तुम चाहते हो कि और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग इस सब्जेक्ट पढ़े, तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, किस अंदाज से और किस लिमिट तक हम लोग तुम्हें पढ़ा सकते हैं, स्पेशली अगर हम 1-to-1 पढ़ाए। तो यूज माय स्पेशल कोड सेड लाइव। अप्रैल ऑप्शनल कार्निवल आ रहा है। ओके, 22 अप्रैल से हमारे जितने भी ऑप्शनल एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने कोर्सेस लॉन्च करेंगे। इफ यू वांट टू, बिकॉज ऑप्शनल के बिना तो ऐसे एग्जाम पास नहीं करने वाले। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। एंड ऑल्सो जो मेरे लिए इस टाइम पे ये मैसेज देना सबके लिए बड़ा जरूरी है, करीब करीब 2 महीने रह गए फॉर 2024 प्रीलिम्स टू हैपन। तो अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम लोग लेकर आए हैं। जीएस पेपर सीसैट का एग्जैक्ट वही पैटर्न जैसा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में होता है। प्लीज इस मौके को मत जाने दो, एक बार आकर देख लो कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। सो घर पे बैठ के किताबों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है, लेकिन अब वो समय आ गया जहां तुम अपने आप को सही मायनों में परख लो। देखें जरा किसमें कितना है दम। अब इसको कर लो। यूज माई कोड सेड लाइक, ये फ्री है, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। एंड फाइनली एक ह्यूज ऑफर आप सब लोगों के लिए, एक बहुत ही रियलिस्टिक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और ज्यादा रियलिस्टिक हो रहा है।
50% ऑफ प्लस 6 months फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। ऐसा मौका मत जाने दो। प्लीज यूज द कोड सेड लाइव, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे ऑप्शनल्स हो, वी आर विद यू। Make sure that you take the advantages of such offers, and if you have enjoyed this, make sure that you like, share and subscribe. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.